स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज का जो किस्सा है वो है हरियाणा के एक गांव का और ख़ास तौर पर एक खेत का। अब खेत की क्या कहानी है, जो शिवचरण है वो जल्दी से अपने घर को छोड़कर गांव से निकलते हैं। क्यों, ऐसा क्या होता है कि उनको अचानक से अपना घर, जहां पर वो कह सकते हैं कि पुश्तैनी घर, सदियों से उनका जो परिवार है वहां पर रह रहा है, अचानक से उनको अपना घर जो है वो छोड़कर जाना पड़ता है। उसका कारण ये है कि कुछ ही दिन पहले उनके घर के बिल्कुल पास के घर, जिसकी दीवार जिसे कह सकते हैं कि इनके घर के साथ लगती थी, वहां पर दो मौतें होती हैं। अब दो मौतें किसकी होती हैं, और अगर इनके जो पड़ोस में दो मौतें हुई हैं उसका इनके गाँव, इनका घर छोड़ने से क्या लेना देना। ये किस्सा जो है एक काफ़ी ज़्यादा भयानक जो है वो परते खोलता है। और जो वो दो मौतें हुई थी वो दो बुजुर्ग थे, हस्बैंड वाइफ थे, जिनकी 2 या 3 दिन बाद एक के बाद एक जो है वो मौतें हो गई। अब उन मौतों का कारण क्या था और ऐसा क्या हुआ उन मौतों के बाद इनको जो वो है अपना घर जो है वो छोड़कर जाना पड़ा। अब इनके जो पड़ोसियों की जो मौतें हैं वो कैसी हुई, अचानक से जो वो औरत है वो इनके घर पर दस्तक देती हैं और वो कहती हैं कि हमारे घर में शायद कोई जानवर घुसा है। अब जब इनको ये पता लगता है तो ये काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब डरते क्यों है ये भी थोड़ा सा आगे जाके आपको पता लगेगा। भाई कहानी में जो है वो ट्विस्ट होना तो ज़रूरी है। ये जो है वो खुद नहीं जाते और इनके पिताजी जो हैं वो मुआयना करने जाते हैं कि जानवर जो घुसा है तो वो किस तरीके का जानवर होगा। अमूमन तौर पे जो गांव वाले हैं वो पैरों के निशानों से जो है वो थोड़ा बहुत पता लगा लेते हैं। और जो उनका घर था, बेसिकली घर का जो आंगन था वो कच्चा था, यानी कि कच्ची मिट्टी का था, और आगे जाके जो उनके कमरे वगैरह थे। अब जब इनके पिताजी वहाँ पे जाते हैं और कुछ देर बाद वापस आते हैं तो उनके माथे पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिंता की लकीरें थी। उसका कारण था कि वो कहते हैं कि जिस भी जानवर के पैर मुझे लग रहे हैं वो कोई साधारण जानवर नहीं है। और सबसे पहली बात तो ये है कि वो ऐसा जानवर है ही नहीं जिसके बारे में मुझे पता है, क्योंकि एक तो उसके पैर जो हैं वो काफ़ी अजीब से तरीके के उसके निशान हैं, दूसरा वो इतने बड़े हैं कि वो किसी छोटे जानवर के हो नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो जानवर है वो बड़ा हो और किसी को नज़र भी ना आया हो। अब वो बुजुर्ग हैं उनकी और उनके जो पति हैं उनमें वो काफ़ी ज़्यादा खौफ था। और क्योंकि जब वो जानवर, या फिर कह सकते हैं कि कोई जानवर ही था क्या, कहीं वो कोई पिशाच तो नहीं था, अब पता नहीं क्या होता है, लेकिन जो भी था वो उन दोनों की जान पर भारी पड़ जाता है। क्योंकि अगले ही दिन जो है वो औरत है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब से तरीके से मर जाती है। उसके जो चेहरे पर हैं कुछ अजीब से तरीके के कट होते हैं। शुरू में तो कुछ गांव वाले ये शक करते हैं कि शायद उसके पति ने मार दिया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वो जो हस्बैंड वाइफ थे, उनके जो बेटे थे वो आर्मी में थे। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा रिलेशन था, कुछ ऐसा नहीं है कोई लड़ाई झगड़े वाला कोई ऐसा रिलेशन था। अब जो गांव है उसमें शोक की लहर होती है, क्योंकि जो छोटे गांव होते हैं वहाँ पर अगर कोई एक जो जाता भी है दुनिया से, कोई यानी कहने का मतलब गम हो तो तब भी सारे गांव के लिए होता है, और खुशी हो तब भी सारे गांव के लिए होती है। लेकिन अभी 1-2 दिन तो हुए थे कि अचानक से जो उनके पति हैं उनकी भी मौत हो जाती है। और मौत का कारण भी सेम वैसा का वैसा ही होता है जैसा उनकी पत्नी के साथ हुआ था। अब ये जब सब कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा जो डरते हैं वो यही डरते हैं। कारण क्योंकि कुछ दिन पहले ये कुछ ऐसा महसूस करते हैं अपने खेतों में कि इनकी जो हालत है वो पतली हो जाती है। और इनके जो पिता हैं, जो पहले इन पर विश्वास नहीं करते, अब सबसे पहले घर को छोड़कर जाने के लिए वही कहते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये शिकार है उस जानवर का वो बुजुर्ग नहीं थे, उनका बेटा था। और शायद से वो जानवर कहना भी चाहिए या नहीं, शायद से वो प्रेत जो है वो गलती से दूसरे घर में चला गया और 2 मासूम लोगों की जान ले ली। अब ऐसा नहीं है कि इनके बेटे ने कुछ ऐसी हरकत की थी कि वो मासूम नहीं थे और उनकी जान जानी चाहिए थे तो वो भी मासूम, लेकिन हुआ क्या था, कुछ दिन से जो है वो इनके पिता का और इनका जो कुछ रिश्ते में तनाव चल रहा था। उसका कारण था कि इनके घर में भी कुछ दिन पहले 2 मौतें हुई थी।
अब आमतौर पे जब हम मौतों की बात करते हैं तो हमारे जो सबसे पहले जहन में कुछ ऐसे व्यक्तित्व आते हैं जैसे माँ बाप, दादा दादी, बहन भाई, लेकिन मौतें जो हुई थी वो उनकी नहीं हुई थी। अब जल्दी से चलते हैं उस किस्से की तरफ जिससे ये सब कुछ हुआ, जिससे इनके पिता और इनके बीच तनाव पैदा हुआ। और ये सब कुछ सुनने से पहले आप अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, और साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए व्यूअर जो हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा भैया। मुझे वीडियो में के बीच में ही ये मजबूरी में कहना पड़ता है क्योंकि आप सब्सक्राइब तो करते नहीं हो। और अगर आप कोई स्टोरी अपनी भेजना चाहते हैं ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, इंस्टा पे आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं अगर आप उसको टाइप करके नहीं भेजना चाहते। और अगर आप मेरे से 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो इंस्टा के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी कहानी बयां कर सकते हैं। जल्दी से चलते हैं अब किस्से की तरफ। अब इनके और इनके पिता के तनाव का कारण जो था वो था 2 मौतें। ये वाली 2 मौतें नहीं, कुछ दिन पहले 2 मौतें और हुई थी, और वो किसकी हुई थी जल्दी से उसके बारे में बात करते हैं। ये अपने खेत में पानी लगाने के लिए गए थे। वैसे तो काफ़ी यूजुअल चीज़ होती है, कोई ऐसी बात होती नहीं है कि जो किसान होते हैं वो ऐसा डरते नहीं है। वो रातों को ना उनको कोई सांप का डर होता, ना किसी जानवर का डर होता है, क्योंकि उनके अन्न से ही तो सारे पेट भरते हैं। तो ऐसा अगर किसान ही डरने लग पड़े तो फिर दुनिया का क्या होगा। तो ये अपने खेतों में जाते हैं और बड़ा नॉर्मल दिन होता है, और उनका एक जो दोस्त होता है वो भी इनके साथ होता है। 2-4 दिन जो है ये अपनी ड्यूटी करते हैं, पानी वगैरह लगाते हैं, रात को खेतों में रहते हैं। लेकिन एक रात है जो बड़ी ही अजीब ही होती है, या कह सकते हैं कि डरावनी होती है। अमूमन तौर पर ये अपने साथ जो है अपने 2 कुत्ते लेकर जाते थे, जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि पले हुए कुत्ते थे। और ये उनकी बेसिकली कह सकते हैं कि अगर कोई जानवर ऐसा आ जाए तो उनकी राखी के लिए इन्होंने कुत्तों को ऐसे रखा होता था। अब जब पानी वगैरह का सारा बंदोबस्त करते हैं और राखी करने के लिए ये डेरा जो होता है ना खेतों में, जहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह होता है, वहाँ पर एक छोटा सा कमरा होता है। तो गर्मियों के दिन थे तो इन्होंने जो अपनी मंजी है वो, या खटिया कह सकते हैं, अपनी बाहर ही लगाई हुई थी। और इनका जो दोस्त है वो कहता है कि मैं थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ, तुम जो है वो खेतों में 2-3 राउंड लगाओ। अब ये खेतों में जो है वो राउंड लगाने जाते हैं। तो पहले 1-2 राउंड में तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब ये अपने खेतों की हदों की तरफ यानी कि बाउंड्री की तरफ जाना शुरू करते हैं तो उनको दूर से 2 लाइट दिखाई देती हैं। अब जो लाइट्स हैं वो भी जो ऐसा था, मतलब शुरू में तो उनको लगता है कि कोई कार वगैरह होगी, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल पैरेलल थी। हो सकता है कि जो दूर की सड़क हो वहाँ से कोई कार आ रही हो, तो इन्होंने इतना गौर नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे वो लाइट पास आती जा रही थी, करीब आती जा रही थी, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई लो जल रही हो, है ना, कोई चीज़, दीपक जल रहा हो, कोई आग जल रही हो, तो वो हिल रही थी। अब इनको काफ़ी अजीब लगता है कि 2 जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल पैरेलल जो है वो कैसे आ सकती हैं। अब फिर भी एक बार वो सोचते हैं कि हो सकता है कि किसी दूसरे खेत के जो हैं वो किसान हो और साथ में चल रहे हों, लेकिन वो बिल्कुल स्टडी होके आ रही थी, यानी इतनी हिल नहीं रही थी कि जैसे कोई चलता है उसके बाजुओं के हिलने की होती है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ था नहीं और इनको काफ़ी अजीब लग रहा था। अब चाहते ना चाहते हुए जो इनकी नज़र थी वो बार बार उन लाइट्स पर पड़ रही थे। उनके देखते ही देखते क्या होता है कि एक लाइट जो है वो तो वहाँ की वहाँ होती है, लेकिन जो दूसरी लाइट है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। और अब दोनों में इतना डिस्टेंस हो चुका था कि जो ऊपर वाली लाइट थी वो कोई इंसान तो होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अमूमन इनके कुछ 15 या 16 फीट की वो लाइट ऊपर जा चुकी थी। अब थोड़ा सा ये घबराते हैं और ये सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ को उड़ा रहा है जैसे लैंप वगैरह है तो वो ऊपर के ऊपर जाएगा, ऊपर जाके स्टडी नहीं हो जाएगा। ये थोड़ा सा डरते हैं और ये पलट कर जो है वो वापस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इनको अनुमान तो था कि खेतों में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, कुछ ऐसे प्रेत होते हैं, कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो भटकती हुई यहाँ पर आ जाती हैं। अब ये जब अपने दोस्त की तरफ आते हैं तो इनका दोस्त इनको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जब ये उसको उठाते हैं तो बस वो देख रहा है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई मैं तो राउंड लगाने गया था। डरे ये भी होते हैं, लेकिन इनका डर तो काफूर हो जाता है, क्योंकि इनके सामने एक और सवाल हो जाता है, क्योंकि उनका जो दोस्त है उनसे ज़्यादा डरा होता है। अब जब उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि भाई मतलब तू तो मेरे साथ सो रहा था। अब ये कहते हैं कि मैं तेरे साथ कैसे सो रहा था। तो वो कहते हैं कि भाई मैं खटिया पर सो रहा था, कुछ देर बाद मुझे ऐसे एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ आकर लेटा हुआ है।
मुझे लगा तू होगा, तू राउंड लगा के आ गया होगा। मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में था और मैंने तेरी तरफ देखना गवारा नहीं समझा, लेकिन जैसे ही मुझे हिलाया गया वैसे के वैसे ही जो है वो जो साथ में मेरे लेटा हुआ था उसका एहसास एकदम से ख़त्म हो गया। अब इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता कि तू बाजू घुमा के मुझे उठाए और जल्दी से उठ के वापस आ जाए। तो इतना बात करने की देर थी तो ये कहते हैं कि भाई बात ऐसी है कि मुझे 2 लाइटें नज़र आई हैं, रोशनियाँ नज़र आई हैं और काफ़ी अजीब से तरीके से आई हैं। अब इनका जब दोस्त है वो बात सुन रहा है और उसकी ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है। वो कहता है कहीं तो वो उन 2 रोशनियों की बात नहीं कर रहा। अब जब वो घूम के देखते हैं तो वो रोशनियाँ उनके काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुकी होती हैं, कह सकते हैं कि उनके खेतों की हदों के अंदर आ जाती है। अब जब ये सब कुछ होता है तो अचानक से क्या होता है कि इनको अपने आसपास कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लग पड़ती हैं जो किसी जानवर की तो होती नहीं। जैसे कोई इनके कान में कुछ फंसा रहा होता है, जैसे कोई जानवर है जो मैंने जैसे कहा कि होती जानवर की नहीं, लेकिन अजीब से तरीके से कोई आसपास इनके झाड़ियों में जो है वो अजीब से तरीके से कोई चहलकदमी कर रहा हो। अब अचानक से इनके मन में ख्याल आता है कि भाई अगर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं तो सबसे पहले जो कुत्ते होते हैं वो नोटिस करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि इनके जो कुत्ते हैं वो आसपास हो ही ना। अब ये जल्दी से अपनी खटिया से उठते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि जो कुत्ते हैं वो तो दुबक के ऑलरेडी खटिया के नीचे, जो अंदर खटिया पड़ी हुई थी उसके नीचे दुबक के बैठे होते हैं। जैसे पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया होता है, पता नहीं उन्होंने कितनी खतरनाक चीज़ देख ली होती है। अब ये ज़्यादा कुछ आते हैं थोड़ा सा कि अब भाई हम खुद डर रहे हैं, तो ये जल्दी से दरवाज़ा अंदर का बंद करते हैं। अब दरवाज़ा जब अंदर का बंद करते हैं तो क्या होता है कि कुछ ही देर बाद इनको अजीब सी तरीके से हंसी की आवाज़ें सुनाई देने लग पड़ती हैं, अजीब से तरीके के घुर्राने की आवाज़ें सुनाई देने लग पड़ती हैं कि जैसे कोई जानवर, कोई बहुत ही बड़ा जानवर इनके आसपास घूम रहा है। कुत्ते जो हैं उनकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया। अब क्या होता है कि थोड़ी देर तक तो ये सहन करते हैं, लेकिन इनका जो दोस्त है वो इस चीज़ को सहन नहीं करता और वो जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और भागना शुरू कर देता है। अब ये भी उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। दोनों भागते भागते गांव आते हैं और जब दोनों गांव में पहुंचते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और ये कहते हैं कि इसके दोस्त कहते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ अपने घर। ये भी अपने घर भागे भागे जाते हैं। सुबह का टाइम होता है, यानी कि 4-5 बजे के आसपास का टाइम होता है। ये दरवाज़ा इनकी माता खोलती है, वो भी नहीं इतना कुछ पूछती, थोड़ा सा घबराए होते हैं और कहती क्या हुआ, तो कहते हैं कुछ नहीं, बस मुझे नींद आ रही है। और ये जाके अपने बेड में चले जाते हैं, अपने बिस्तर में चले जाते हैं और बुखार इनको थोड़ा बहुत होता है और ये सो जाते हैं। इनकी आंख कब लगती है इनको पता ही नहीं लगता। लेकिन कुछ समय बाद जो है इनकी जाग जो है हो हल्ले से खुलती है और इनके जो पिता है इनको काफ़ी गुस्से से उठाते हैं, कुछ गालियां भी निकालते हैं और इनको कहते हैं कि तू खेतों में क्या कर रहा था, वो खेतों से भागा हो क्यों आया। तो ये इन्होंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, कहा नहीं 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 पिताजी मैं तो। कहता तू पहले बता कि हमारे कुत्ते कहाँ पे है, जो भी इनके कुत्तों का नाम होगा। वो कहते हैं वो तो खेतों में थे। तो इनके पिता गुस्से में कहते हैं हाँ वो खेतों में ही थे। तो ये कहते हैं कि हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो खेतों में ही थे। तो इनके पिताजी कहते हैं कि जल्दी से मेरे साथ बाइक पर बैठो। जब बाइक पर बैठकर उनको लेकर जाते हैं तो वहाँ का जो मंजर होता है उनको देखकर तो उल्टी आ जाती है, क्योंकि जो कुत्ते की बॉडीज थी, उनकी लाशें थी, इतनी क्षत विक्षत हुई थी, इतनी बुरी तरीके से उनकी बॉडीज जो हैं वो कटी फटी थी कि इनकी, जैसे मैंने कहा कि इनको तो वोमिट ही आ गई। अब इनके पिता इनकी तरफ गुस्से से देख रहे थे और अब इनके पास कोई जवाब बन नहीं रहा था। कहते भी तो क्या कहते। तो डरते डरते इन्होंने सारी बात बताई, लेकिन इनके पिता ने बात मानी नहीं और कहा कि कोई जानवर होगा और तुम दोनों बेवकूफ़ भाग कर आगे और देखो हमारे कुत्तों के साथ उसने क्या कर दिया। लेकिन इनको बात ये हजम हो नहीं रही थी कि किसी जानवर का काम है, क्योंकि जिस तरह से उनकी जो लाशों को काटा फाड़ा गया था, कोई एक बहुत बड़ा जानवर जो है वो ही कर सकता था, यानी कि शेर जैसा कोई कर सकता था। और उस इलाके में शेर जैसी कोई या तेंदुआ या फिर किसी टाइगर जैसा कोई भी जानवर था नहीं। अब जैसा मैंने कहा कि इनके पिता और इनका जो तनाव था इस चीज़ से बढ़ चुका था, क्योंकि इन्होंने जो बात कही थी उस पर इनके पिता विश्वास कर नहीं रहे थे। और जो कुत्ते हैं, नेचुरली बात है, घर के मेंबर ही तो बन जाते हैं और उनके मौत का दुख भी था। 2 कुत्ते थे, दोनों मर गए थे। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले जो वारदात हुई उसके बाद इनके पिता को भी इस चीज़ का विश्वास हो गया कि हो ना हो मेरा बेटा जो है वो सच कह रहा है और वो जो प्रेत है शायद इसके पीछे लगा है और शायद गलती से वो पास वाले घर में चला गया और वहाँ पर जो भी थे उन दोनों को मार दिया। इसलिए उनके पिता ने एक समझदारी की कि
कि सबसे पहले उन्होंने अपने आप को इमोशनली नहीं रखा कि मेरा घर है, मेरा पुश्तैनी घर है। सबसे पहले उन्होंने जो है वो घर को जो है वो बदलने का किया, और आई थिंक बहुत जो है वो वाइज डिसीजन था। और आज इस बात को काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन उस गांव में ये दोबारा कभी रात नहीं रुके, दिन में कई बार जाते हैं। खेत जो है उन्होंने थोड़े जल्दी बेच दिए, क्योंकि अब कोई भी उस खेतों की तरफ जाने से डरता था, इनके परिवार का मेंबर। आई होप आपको ये किस्सा जो है वो पसंद आया होगा। जल्दी से चलते हैं अब अगले किस्से की ओर। अब अगला जो किस्सा है वो है मुंबई के एक चोल का। और जो चोल, जिनको नहीं पता होगा, वो बस्तियां टाइप होती हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती, और उनका जो दशा होती है इतनी अच्छी नहीं होती। और ये जो पति पत्नी हैं उनके वहाँ पर जाने का कारण ये है कि जो सुमित्रा और प्रदीप हैं दोनों आपस में प्यार करते थे, और इनके जो माता पिता है उनको इनका रिलेशन पसंद नहीं था, तो फिर इन्होंने भागकर शादी करना पसंद किया, और ये मुंबई के पास ही किसी गांव में रहते थे। अब ये दोनों जने हैं जो भागकर गांव से मुंबई आ गए, और वहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि अभी एक तो शहर बदला, तो नौकरी वगैरह का कोई इतना पैसे की इनकम थी नहीं, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम खर्चे में ही अपना रिहाइश जो है वो करना पसंद किया, और एक मुंबई के चौल में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो रहना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जो इनकी नौकरी थी दोनों की लग गई। अब इनका जो रूटीन होती थी, क्या होता था कि अमूमन दोनों की जो नौकरी में डिफरेंस होता था। कभी इनकी जो है सुमित्रा की जो ड्यूटी होती थी वो सुबह होती थी, कभी प्रदीप की रात को होती थी, कभी प्रदीप की सुबह होती थी, और सुमित्रा की रात की ड्यूटी होती थी। इस तरीके का कुछ इनका काम होता था। और इसके साथ ही बहुत कम होता था कि हफ्ते में 2 या 3 बार, जब ये मतलब जैसे एक हफ्ते में छुट्टी आ गई, या फिर इसके अलावा कभी दोनों की ड्यूटी जो है वो एक ही टाइम पे हो, तो ऐसा कुछ इनका जो सिलसिला था वो चल रहा था। लेकिन जो चौल में इनको बस्ती में घर मिला, वो अब एक ऐसा घर था जो शायद इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मनहूस होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ वो सुमित्रा के लिए तो काफ़ी ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं कि भयानक था। अब क्या हुआ, प्रदीप और सुमित्रा जब धीरे धीरे यहाँ पे रहना शुरू करते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा बहुत कम होता था कि प्रदीप और सुमित्रा दोनों एक ही टाइम पर होते थे। अब क्या होता है कि एक बार जो प्रदीप होता है वो उसकी सुमित्रा की रात की ड्यूटी होती है, और प्रदीप जो है वो सुबह जल्दी जल्दी उठता है, और बाहर जाके एक कॉमन नल होता है पानी का, वहाँ पर जाके अपना मुँह हाथ धो के बैठ जाता है। अब जब ये बैठता है तो वहाँ पर उसका कोई दोस्त जो होता है, नया नया बना होता है, वो कहता है कि और सुना भी सब ठीक ठाक है। हाल चाल पूछने के बाद वो कहता है कि भाभी कैसी है, तो वो कहता है कि बस ठीक है भाभी ठीक है। तो वो कहता है कि यार भाभी कोई नाराज़ है तुझसे, तो वो कहता है कि नाराज़ क्यों, क्या हो गया, सब ठीक ठाक है। कहता नहीं यार, मैंने अभी तेरे घर के पास से निकला हूँ, तो भाभी वहाँ पर थी, और मैंने वहाँ पर भाभी को नमस्कार किया, लेकिन भाभी ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। वो बड़े गुस्से में, मतलब साइड फेस ऐसे चल रही थी, और गुस्से में उन्होंने फेस उधर कर लिया। तो ये कहते हैं कि भाई वो तो सुमित्रा तो जो है नहीं, वो तो ड्यूटी पे गई हुई है। तो वो कहता है कि भाई मेरी बात सुनो, घर पे मैंने भाभी को देखा है। तो थोड़ा बहुत मजाक करता है कि भाई इतने कम समय में 2-2। वो कहता है नहीं यार, मैं तुझसे क्या मजाक, इतने छोटे मकान में क्या होगा, जो है वो है, जो है वही तो है। यानी कहने का मतलब कि अभी सुमित्रा जो है वो घर पे नहीं है। तो इन चीज़ों का जो है वो विश्वास नहीं करता। अब क्या होता है कि दोनों जाने घर की तरफ जाते हैं, और जब उसका दोस्त देखता है वहाँ पर कोई होता नहीं है। अब दोस्त जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन जो प्रदीप है उसको लगता है कि हो सकता है कि इसका वहम हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका वहम था नहीं वो, क्योंकि अब जो उनके साथ होने वाला था कोई भी इसको वहम कह नहीं सकता था। ये तो बात हुई प्रदीप की या उसके दोस्त की, कि जिसको लगा कि उसके चौल में उसकी जो घर में एक औरत है जो उसको लगा कि उसकी भाभी है, लेकिन वो थी नहीं। अब सुमित्रा है, जब ये बात उन दिनों की है जब बहुत ज़्यादा इतने गैस वगैरह के चूल्हे नहीं होते थे, तो आमतौर पर क्या होता था कि गैसोलीन होता था, कैरोसिन ऑयल, जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं, तो उस वहाँ पर वो स्टोव होता है, उसको जलाया जाता था। अब क्या होता है कि एक दिन जो है वो सुमित्रा दिन के समय में खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है, और जब वो जैसे जिन्होंने कैरोसिन ऑयल के स्टोव देखे होंगे उन्होंने देखा होगा स्टोव में ना एक वो स्टिक होती है, उसको प्रेस किया जाता है, जिससे थोड़ा सा प्रेशर बनता है और जो है आग निकलती है। अब क्या होता है कि जैसे वो कर रही होती है सारी प्रोसेस, और अचानक से जब आग का भभक्का बाहर निकलता है,
है तो ये नॉर्मल चीज़, लेकिन सुमित्रा नोटिस करती है कि उस आग में एक चेहरा है जो आधा जला हुआ है। ये देख के तो सुमित्रा की चीख निकल जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो इंतजार करती है अपने पति का, वो घर से बाहर आके बैठ जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है, लेकिन उसका पति इस चीज़ को मानने के लिए तैयार होता ही नहीं है। वो कहता है कि हो ना हो, तुम्हें वहम हुआ होगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सुमित्रा इस चीज़ को मानने के लिए तैयार होती नहीं है। वो कहती है कि जैसे ही आग भभकी वैसे के वैसे ही मुझे एक चेहरा दिखाई दिया, जो कह सकते हैं कि ऐसे लग रहा था कि चीख मार रहा है और आधा जला हुआ चेहरा है। प्रदीप को जो है वो ये बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर प्रदीप ये बात मानता तो सुमित्रा के साथ इतना भयानक ना होता अब जो उसके साथ होने वाला था। एक दिन क्या होता है कि प्रदीप और सुमित्रा जो है वो, उनकी दोनों की शिफ्ट नहीं होती है और रात को वो सो रहे होते हैं। अचानक से जो है वो प्रदीप को रोने की आवाज़ आती है। प्रदीप को लगता है कि शायद सुमित्रा तो नहीं रो रही है। प्रदीप जब उठ के देखता है तो सुमित्रा तो बिल्कुल गहरी नींद में सो रही थी। अब कोई गहरी नींद में सो रहा हो और साथ के साथ ही रो रहा हो, ऐसे हो नहीं सकता। तो प्रदीप को लगा कि शायद मेरा कोई वहम होगा। प्रदीप फिर सोने की कोशिश करता है। कुछ ही देर के बाद प्रदीप को फिर ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास जो है वो रो रहा है। अब क्या होता है कि आमतौर पर ये घरों की जो खिड़कियां होती हैं वो खुली होती हैं, तो थोड़ी सी जो लो है उनके कमरे में आ रही थी। प्रदीप क्या देखता है कि एक दीवार से एक आकृति है जो धीरे 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 उसका मुंह बाहर निकल रहा है और वो आधा जला हुआ है और ये रोने की आवाज़ें उसी से आ रही है। प्रदीप तो दंग रह जाता है और वो अचानक से उठता है। जैसे ही प्रदीप उठता है तो वो सुमित्रा को भी उठाता है और वो उसको सारी बात बताता है और सुमित्रा कहती है कि अब तो मेरी बात पर आपको विश्वास है। लेकिन प्रदीप कहता है कि शायद मेरा वहम हो, और जैसे तैसे करके ये रात बीतती है। अब कह सकते हैं कि दोनों को एक हिंट मिला था या दोनों को एक जान बचाने का मौका मिला था, लेकिन दोनों ने ही इसे गवा दिया, क्योंकि अगले दिन प्रदीप जो है उसकी ड्यूटी सुबह की होती है और सुमित्रा की ड्यूटी रात की होती है और प्रदीप घर पे होता नहीं। सुमित्रा जब खाना बनाने की तैयारी करती है और फिर वो जो स्टोव वाली प्रोसेस को शुरू करती है, तो इस बार जो आग का भभक्का निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ उस खतरनाक चेहरे के साथ नहीं निकलता, वो साथ के साथ ही निगल लेता है सुमित्रा के चेहरे को भी। एक जोरदार आग का भभक्का सुमित्रा के चेहरे पर पड़ता है और अचानक से उसका जो चेहरा है वो जल जाता है। अब जो सुमित्रा है वो चीखें मारती हुई बाहर जाती है और गनीमत होती है कि कुछ औरतें जो होती हैं वो पानी भर रही होती हैं, जिनके बाल्टियों में पानी होता है। वो जल्दी से सुमित्रा के फेस पर जो है वो उसके शरीर पर पानी मारती है और जो आग है वो बहुत जल्दी बुझ जाती है। अब सुमित्रा को आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और कह सकते हैं कि हुआ तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा भयानक हादसा था। उसके चेहरे पे आग लगी थी, लेकिन परमात्मा की कृपा से उसका चेहरा इतना नहीं जलता कि रिकवर ना किया जा सके। आधा चेहरे पर जो है वो जो आग लगती है उससे थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, लेकिन डॉक्टरों का जो होता है वो ये पैनल कहता है कि इसको हम रिकवर कर लेंगे, सर्जरी वगैरह करके रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन जो प्रदीप होता है अब वो सोचता है कि ये सब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो हमारे साथ कुछ दिनों में हो रहा है घर पे वो जो है वो काफ़ी अजीब है। अब फिर उसके मालिक मकान से बात की जाती है, जो उस चोल का मालिक था। जब उसके मालिक मकान से बात की जाती है तो वो कह सकते हैं कि रोने लग पड़ता है। अब वो रो क्यों रहा था? उसके रोने का एक कारण था, क्योंकि जो ये मकान था बेसिकली उसने अपनी बेटी को गिफ्ट किया था। जैसे सुमित्रा जो है वो स्टोव जलाकर खाना बनाती है, कभी उसकी बेटी भी ऐसे ही खाना बनाती थी। लेकिन एक दिन वही हुआ जो सुमित्रा के साथ हुआ कि आग जो है अचानक से झपकी और उसकी बेटी को आग लग गई। और बदकिस्मती से उस दिन उसका पति भी घर में नहीं था और ना ही कुछ औरतें ऐसी बाहर थी जिनके पास पानी की बाल्टियां थी। और जब तक लोग उसको बचाने के लिए आते वो इतना जल चुकी थी कि उसकी जान बचाना जो था वो नामुमकिन था। अब इसके जो पिता हैं उन्होंने उसके बाद इस मकान को बंद कर दिया। कभी कभी महीने 2 महीने में सफाई वगैरह कर दी जाती थी, लेकिन इस मकान को किराए पर चढ़ाया नहीं। उनका कहना था कि काफ़ी समय के बाद उन्होंने मतलब इनको प्रदीप को ये मकान दिया है कि चलो अब बहुत समय हो चुका है, एक इमोशनल होता है तो कितनी देर तक ये होगा।
तो उसके बाद फिर जैसे ही ये पहले किराएदार आए और उनके साथ ये हादसा हो गया। आज वो चोल की बस्ती के चोल का वो मकान या चोल जिसे कहते हैं वो एक हॉन्टेड है, और उसके बाद कोई भी उस मकान में रहने नहीं गया। और गनीमत थी कि एक झटका तो लगा सुमित्रा को, लेकिन उसकी जान बच गई और धीरे धीरे जो उसका फेस है वो भी अच्छी तरीके से रिकवर हो गया। कहा जाता है कि उस घटना के बाद अब कभी कभी उस मकान के अंदर से कुछ चीखों की आवाज़ आती है। शायद उस लड़की की जो आत्मा थी वो इनएक्टिव थी, वो कहीं घर के अंदर ही घूम के रह गई थी, और जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ आए तो वो फिर से एक्टिव हो गई। अजीब है लेकिन काफ़ी दर्दनाक कहानी। अब बढ़ते हैं तीसरी और आखिरी कहानी की ओर। ये कहानी जो है वो भी एक अपने आप में एक काफ़ी अजीब कहानी है। और हम कहते हैं ना कि जब इंसान कई बार अपना शरीर तो छोड़ जाता है, लेकिन उसके कुछ अधूरे काम होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आमतौर पे आखिरी मिलन जो होता है वो रह जाता है। तो ये जो किस्सा है कुछ इस तरीके का है कि जो शिवा है उनके कज़न की ये किस्सा है, कज़न का किस्सा है। और वो बताते हैं कि शिवा के कज़न की जो डेथ है वो अभी वो 17-18 साल के थे, और एक बाइक क्रैश में उनकी डेथ हो गई। काफ़ी बुरी हालत में जो इनकी बॉडी थी, वैसे ही उनके मतलब जो बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थी। देन उसके फेस पर भी काफ़ी कट लगे थे, या यूँ कहें कि अब उनकी बॉडी देखने लायक नहीं थी, और बड़े ही गमगीन माहौल में संस्कार किया गया, क्योंकि एक जवान बेटे की मौत, और वो था भी अपने माँ बाप का अकेला बेटा। और ख़ास तौर पर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हानि थी, क्योंकि शिवा और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब भाई तो थे ही, लेकिन एक दोस्त, एक पक्के दोस्त भी थे, और अपनी हर बातों को शेयर करते। और उस लड़के का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मतलब काफ़ी विजनरी लड़का था। तो ऐसे में एक ऐसे एक अच्छे लड़के का चले जाना किसी को भी हजम नहीं हो रहा था, और सब जो है वो गमगीन हो चुके थे। और अब ये जब तक उसके सारे रस्म क्रिया वगैरह सब कुछ क्रियाक्रम सब कुछ नहीं हो जा रहा था, तो ये उसके घर में ही रह रहे थे। अब जो शिवा का कज़न है वो जा चुका था इस दुनिया से। मेरे हिसाब से तो शायद अभी नहीं गया था, क्योंकि इनका कहना है कि एक रात ये सो रहे थे और अचानक से जो इनका दरवाज़ा खुलता है तो इनको अपने सामने एक आकृति नज़र आती है। आकृति कुछ ठीक नहीं थी, जैसे कोई ऊपर से बहुत भारी भरकम चीज़ गई हो, जिसका शरीर सारा प्रेस हुआ हो, जिसका सर पिचक गया हो। वो शिवा का कज़न ही था। पहले तो शिवा उसको देखकर काफ़ी बुरी तरीके से डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बहुत उसको पहचानते हैं। अब जैसे मैं एक पॉडकास्ट में भी बात कहता हूँ कि अगर हम किसी को प्रेत के रूप में देखेंगे ना, हम जरूर डरेंगे, लेकिन अगर कोई हमारा रिश्तेदार होगा ना तो शायद हमारा डर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हम उसको जानते हैं। तो शायद इनके साथ भी यही हुआ। तो वो उसके पास आता है और वो शायद कहता है कि लास्ट गुड बाय करने के लिए आता है। तो वो कहता है कि मेरे माँ बाप का शिवा ध्यान रखना, अभी मेरे जाने का समय नहीं था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, और रात का टाइम होता है, ये उसी समय उसके माँ बाप के पास जाते नहीं हैं। अब अगले दिन ये जब उठते हैं तो ये बताना चाहते हैं उनके माँ बाप को कि मुझे ऐसे शिवा के मिला था और उसने कहा कि दोनों का ध्यान रखना और अपने आप को संभालो। जब ये अपने मौसा और मौसी जी के पास जाते हैं तो वो दोनों बैठे हुए थे और वो भी दोनों रो रहे थे, उनकी आंखें नम थी। अब ये धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि शायद शिवा तुम्हारे मिलने के बाद हमारे पास भी आया था। ठीक उसी तरीके से शिवा हमें भी मिलकर गया है, उनके पिता को भी और उनकी माता को भी। और वो कहा है कि मेरा जाने का समय नहीं है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, लेकिन अब मैं जा चुका हूँ और जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। उसकी जो आकृति थी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो शायद वो उनको भी लास्ट गुड बाय करने के लिए आया था। तो ये एक छोटा सा किस्सा है, लेकिन एक बड़ा ही गमगीन किस्सा है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हर कोई विश करता है कि जो हमें बहुत प्यारा होता है, जो जिससे हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी आंखों के सामने जाए ना। और जब वो जाता है और इस हालत में जहाँ पर उसकी बॉडी जो है वो देखने लायक नहीं होती, और वो और भी ज़्यादा गमगीन होता है।
अब आप कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये कौन सा हॉरर था या ये कौन सा कुछ था, लेकिन हॉरर नहीं कह सकते, लेकिन एक वेयर्ड स्टोरी थी, एक थोड़ा सा इमोशनल था, और मैंने सोचा कि इसको भी ऐड किया जाना चाहिए अपनी कलेक्शन में। और अगर आप में से किसी ऐसे व्यूअर को लगे कि उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि उनके किसी करीबी के जाने के बाद उनको सपने में या फिर बिल्कुल साक्षात ऐसे कुछ नज़र आए और उन्होंने कुछ बात की हो, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और इसी के साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि जो स्टोरीज़ हैं, जो किस्से हैं, अगर आप मुझे भेजना चाहें तो मेरी जीमेल और मेरी इंस्टा की आईडी जो है वो स्क्रीन पर मेंशन्ड है, उसको भेज सकते हैं, उस पर भेज सकते हैं, लिख के टाइप करके, या नहीं भेज सकते हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझसे 1 to 1 बात भी कर सकते हैं इंस्टा पर। उसके लिए आप मुझे इंस्टा पर पहले मैसेज भेज सकते हैं। कई मेरे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि आपसे बात करनी है, और मैंने उनको ऑलरेडी उसी कमेंट के रिप्लाई में अपने इंस्टा की आईडी भेज दी है। तो जब भी आपका बात करने का मन हो तो आप मुझे इंस्टा में भेज सकते हैं, और मैं ज़रूर बात करूंगा, और इन केस कोई भी समस्या है हम डिस्कस कर सकते हैं। और जो स्टोरीज़ है वो तो चलती रहेंगी साथ साथ ही। और इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल को, पॉडकास्ट को, स्टोरीज़ को, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली कहानी में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।